नाज़रीन आदाब, तालीम और मुस्तक़बिल का ये ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ मैं, आपका मेज़बान मिर्ज़ा शाकिर अली बेग। तालीम यानी एजुकेशन और फ्यूचर, उसको हम डिस्कस करते हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स इस पर शामिल करते हैं और उसके जवाब देने की भी कोशिश होती है। टेलीफोन लाइंस जो हैं वो खुल चुकी हैं, आप अपने सवालात हम तक पहुँचा सकते हैं। जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं। और आज जिस टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे वो है कि जो फ्रेशर्स जो पहली बार किसी इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं वो किन बातों का ध्यान रखें और ख़ासतौर पर सीवी उनका क्या होना चाहिए, क्या कुछ उसमें होना चाहिए ताकि जॉब मिलना, इंटरव्यू फेस करना वो थोड़ा आसान हो। आज हमारे साथ इस पूरे कन्वर्सेशन में, इस पूरे प्रोग्राम में शामिल रहेंगे विशाल साहे सर, जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और एजुकेशन को और स्टूडेंट्स को बहुत बारीकी से देखते हैं और गाइड करते हैं। वेलकम सर, आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज के इस प्रोग्राम के लिए जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया उसमें जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जो पहला सीवी बनाते हैं किसी जॉब के लिए या पहला इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं, वो किस बात पर फोकस करें, उसको लेकर आज हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले उन लोगों को क्या कहेंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो किसी भी प्रोफेशनल कोर्स से अभी निकले हैं और वो पहले इंटरव्यू की तैयारी में है और ख़ासतौर पर जब पहला इंटरव्यू देने जाएंगे तो सीवी भी हाथ में होगा उनके, किन बातों को फोकस में रखें वो लोग? देखिए, बहुत वाजिब सवाल है आपका। और जब सबसे पहली नौकरी के लिए जाते हैं कभी किसी कोर्स को ख़त्म करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद, तो मन में कई तरीके की उलझनें रहती हैं, कई तरीकों के प्रश्न रहते हैं उनके जहन में कि क्या होगा, कैसे होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि इंटरव्यू का जो डर है अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। सबसे पहला चीज़, अपने पे विश्वास रखें, अपने में कॉन्फिडेंस रखें। दूसरा, आप लोग फैक्ट्स जो हैं आप अपने सीवी में भी लाएं, सीवी को बहुत अट्रैक्टिव बनाएं, उसमें सही इंफॉर्मेशंस को डालें। उसके साथ साथ आप जितना और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाह रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करें, अपने टॉपिक के बारे में रिसर्च करें, क्योंकि जब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो वो ये मानता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ के आए हैं। तो उनकी वेबसाइट्स को देख सकते हैं आप, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, उसके गोल्स क्या हैं, इसको समझ सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जब हम किसी प्रोफेशनल कोर्स से करके जाते हैं, अगर मैं बात करूं मीडिया के क्षेत्र में, अगर आप नौकरी की तलाश में जाते हैं, जैसे आप भी मीडिया में जब आए होंगे, तो आपकी क्वालिफिकेशन वो एक अलहदा विषय हो जाता है, आपका स्किल सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले अगर आप रिपोर्टर के लिए आप जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले आपकी स्क्रिप्टिंग चेक होगी। स्क्रिप्टिंग के चेक होने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है तो P2C चेक लिखवाई जाएगी कि लिखावट आपकी ठीक है, आप ठीक से अच्छे से लिख लेते हैं। फिर आपका कैमरा टेस्ट होगा। कैमरा टेस्ट होने के बाद फिर आपसे पूछा जाएगा, आपके पास HR राउंड होगा जब आप करंट अफेयर्स कितना जानते हैं, कितनी नॉलेज रखते हैं, किस चीज़ में कितना रखते हैं। तो जहाँ पे स्किल बेस्ड जब आप जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पे स्किल आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आप जाएं तो अपने स्किल को ज़्यादा बेहतर, फॉर एग्जाम्पल अगर कैमरे की नौकरी के लिए आप करना चाहते हैं तो कैमरे में आप कितना जानते हैं वो बात की चीज़ है, पर कैमरा में आपके शॉट्स कैसे बनाते हैं, सीक्वेंस शूट कैसे करके दिखाते हैं। कैमरे में आपका हाथ तो शेक नहीं करता, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब आप जाते हैं तो आपके साथ एक कैमरामैन को दे देते हैं और बोलते हैं कि जाके आप कुछ सीक्वेंस शूट करके मुझे दिखाइए। तो जब आप वो शूट करते हैं तो उससे उनको अंदाजा हो जाता है कि आपके फ्रेमिंग कितनी अच्छी है, आपके शॉट्स की नॉलेज कितनी अच्छी है। के बाद आपका टेक्निकल क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ सकते हैं भाई कलर बार क्या होता है, कितने फ्रेम्स पर सेकंड पे शूट होता है, क्या ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, वो एक अलग चीज आता है। लेकिन आपका स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सर, अगर बातचीत को और आगे बढ़ाएं, ऐसे में जो हमारे इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटीज़ पे जो इंटरनल प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कोई प्रोजेक्ट अगर हम करते हैं या हम किसी बड़े जो वर्कशॉप्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो हम प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, अगर मीडिया की ही हम बात करें, उन प्रोजेक्ट्स को किस तरह से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं एज ए एक्सपीरियंस या अपने स्किल को प्रमोट करने के लिए या दिखाने के लिए?
देखिए, जब आप इंस्टीट्यूशन से बाहर आकर जॉब की तलाश में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आप एक तो फ्रेशर हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे दिखाएंगे कि साहब आपको मैं इस कॉलेज में रहे, तो कॉलेज के दौरान आप जो भी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, ये सारी चीज आपका क्या है, आपका शोरील है। तो हमेशा अपनी शोरील को तैयार करें। अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो उनकी कटिंग काट के रखें। आप कोई म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, कोई फिक्शन बनाते हैं, कोई न्यूज एंकरिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, या कोई मान लीजिए आप मीडिया से नहीं हैं तो और अगर आप ग्राफिक्स से जुड़े हुए हैं तो कई तरीके के ग्राफिक्स आप बनाते होंगे, तो हमेशा अपनी शोरील तैयार रखें। जहाँ पे स्किल बेस्ड जब इंटरव्यूज होते हैं तो आपकी शोरील बड़ी काम आती है। आपकी खबरें कितनी छपी हैं, किस लेवल पे छपी हैं, भाषा का कितना ज्ञान है आपको, तो और इस चीज की तैयारी आपको करनी पड़ती है। तो आप अपने सीवी में उनको प्रोजेक्ट्स एंड ट्रेनिंग के तौर पर, अगर आप मान लीजिए कोई कोर्स आपने और किया, आपने कोई लैंग्वेज का कोर्स किया, इसके साथ आपने कोई अदर कोई पैनासोनिक वर्कशॉप की या कोई और कैमरे की वर्कशॉप की, आपने रेड कैम पे काम किया या डिफरेंट जो एडवांस सिने कैमराज हैं उनकी कोई वर्कशॉप्स आपने अटेंड की है, उस पर आपने काम किया, तो उसको आप अपने जो सीवी है, बायोडाटा है, उसमें आप मेंशन करें और आप बताएं कि आप कितने स्किल आप है। स्किल आपको बताना पड़ेगा कि आप एडिटिंग के कितने सॉफ्टवेयर्स में काम कर सकते हैं और इस कैमरा कौन कौन से कैमरास किस फॉर्मेट्स पे आप काम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको होना चाहिए। अगर रिसर्च के तौर पे जा रहे हैं तो आपने कितने रिसर्च लिखे हैं ये आपको बताना पड़ेगा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब आप अपने सीवी को तैयार करते हैं उनके लिए। सर, ऐसे में जब आप पहली जॉब के लिए गए हैं, जाहिर सी बात है इस पे एक सैलरी पर भी डिस्कशन होगा। एचआर जब सैलरी पर आपसे बात करे, वो कैंडिडेट किस तरह से उस क्वेश्चन को डील करे जब पूछा जाता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और किस जो सैलरी है, किस सैलरी पे आप आना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या कुछ चीज़ों को फोकस पे रखना होगा, क्योंकि वो सवाल ऐसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पहली सैलरी आपकी होती है वहीं से आगे की सैलरी में जो जंप है या इंक्रीमेंट है वो भी डिसाइड हो जाता है। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है डायरेक्ट वो पेरोल पे नहीं आपको करती है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। सबसे पहले वो आपको ट्रेनिंग पर या इंटर्नशिप पर आपको लेती है। ठीक। तो इंटर्नशिप वो 1 महीने से लेके 3 महीने या 6 महीने हो सकती है। तो शुरुआत में हो सकती है कि आपको विदाउट स्टाइफन आपको 1 महीने की इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ा फैमिली हो जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर आपको 3 महीने की एक इंटर्नशिप दी जाए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जहां पर आपका एक स्टाइफन शुरू हो सकता है। स्टाइफन का प्राइस 700 से लेके 7000 से लेके तकरीबन 20-22 हज़ार तक हो सकता है पर मंथ। तो ये मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। जब आप ट्रेनिंग स्टाइफन बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन स्टाइफन से एटलीस्ट आपका कन्वेंस निकलता है। तो स्टाइफन के बाद आपका 3 से 6 महीने का जब ट्रेनिंग पीरियड आपका निकल जाता है, फिर आपकी परफॉर्मेंस चेक होती है। उसके बाद आपका पेरोल डिसाइड होता है फिर कितने आपको जाना है। तो सबसे पहली चीज कि आप जब तक ग्रेजुएट नहीं होंगे तब तक आपको पेरोल पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एचआर पॉलिसीज हैं तो उसमें आपको नहीं लिया जाता है। तो लेकिन उसके लिए जब तक आप एज ए ट्रेनी या आप एज ए इंटर्न वहां पर काम करते रहेंगे, उसमें आपको स्टाइफन का रूप मिलता है। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सैलरी क्या होनी चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितना काम जानते हैं और आप किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है जो लोग भी अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं वो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले काम करें, जहां पे काम करने के मौके ज्यादा आपको मिलेंगे। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के मौके कम मिलते हैं क्योंकि वहां पे एक अपना सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एक हायरार्की होती है, उसमें वो काम करते हैं। लेकिन आप छोटे सेटअप में जब आप काम करते हैं तो वहां पे आपको काम करने की ज्यादा काम मिलेगा भी। दूसरा, वहां पे अगर कोई गलती होती है तो आपके इमीडिएट बॉस आपको सिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास समय होता है। वो बहुत ज्यादा परेशानी में, अगर आप 24/7 के भागदौड़ वाले चैनल के साथ चले जाते हैं तो वहां सिखाने का, लर्निंग का प्रोसेस नहीं है। तो ये ट्रेनिंग पीरियड जो आपका 3 से 6 महीने का रहता है, ये आपका लर्निंग पीरियड होता है जहां पे आप उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, उसका कल्चर, उसका काम करने के तरीके को वो देखते हैं। तो आप लोग सैलरी के ऊपर ज्यादा नहीं जाइए, बट आप ये देखिए कि आपको इन 3 से 6 महीने में कितना और सीख सकते हैं,
ठीक। एजुकेशन में जब आप पढ़ रहे होते हो उनका एक अपना दायरा होता है, उनका पढ़ाने का अपना एक तरीका होता है, उनका प्रैक्टिकल कराने का अलग तरीका होता है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल दुनिया में चले जाते हैं, किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम करते हैं, उनका काम करने का कल्चर अलग होता है। तो ये 3 से 6 महीने का जो पीरियड होता है, इसमें पहली चीज कि आप सैलरी को लेके बहुत ज्यादा निगोशिएट ना करें। एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ढूंढें जहां पे आपको काम ज्यादा करने का, चाहे पैसे थोड़े कम भी मिल रहे हो, बट एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपको काम करने में ज्यादा मजा आ रहा है और सीखने में ज्यादा कुछ मिल रहा है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको चुनना चाहिए। और जब पेरोल होगा तो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको आपके मन माफिक आपका सैलरी मिलेगा। सर एक सवाल, जब हम बात कर रहे हैं तो इंटर्नशिप का जिक्र भी है। इंटर्नशिप को लेकर किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? क्या एक ही डिपार्टमेंट में अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना की इंटर्नशिप कर ली जाए, या फिर एक एक महीना करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप करें ताकि यूज़ टू हो सके आप वहाँ के वर्क कल्चर से? क्या इस तरह से करना चाहिए इंटर्नशिप, या फिर एक फोकस जो डिपार्टमेंट है जहां आप पहले बार में गए और इंटर्नशिप जिस डिपार्टमेंट में, मान लिया अगर आपको आउटपुट में इंटर्नशिप मिली है तो आप वो पूरे 3 महीने वहां बिताएं, या अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहां पर भी कुछ कुछ वक्त इंटर्नशिप करनी ज़रूरी है? देखिए, अगर आप मीडिया के विद्यार्थियों से पूछेंगे कि हाथ करके 60 लोग बैठे हैं, बोले कितने लोग एंकर बनना है, दोज हु वांट्स टू बिकम एंकर, एवरीबॉडी कैन, कि हमको सबको एंकर बनना है। पर आप भी जानते हैं, आपने भी बड़ी मेहनत से यहाँ तक मुकाम हासिल किया, तो मेरी है कि सबसे पहले अपनी जो आपकी लिखावट है, आपकी लिखने के जो तरीके हैं, इस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको रिपोर्टर भी बनना है तो अपने जो डेस्क पर कुछ दिन काम करिए। मेरा सुझाव है कि आप लोग जितना ज्यादा डेस्क पर काम करें उतना बेहतर रहता है। दूसरा, आपका जो प्रश्न है, देखिए ये स्किल बेस्ड होता है। जो कैमरा डिप्लोमा करके आया है, कैमरे के लिए जाना चाहता है तो कैमरे में इंटर्नशिप करेगा। जो एडिटिंग के लिए गया है वो एडिटिंग के लिए जाएगा। जो स्क्रिप्ट के लिए है वो स्क्रिप्ट में जाएगा। जो एंकरिंग के लिए करना चाहता है तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपनी उन बारीकियों को तैयार करना पड़ेगा। जो लोग रिपोर्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो उनको रिपोर्टिंग के लिए तैयार करना, लेकिन रिपोर्टिंग करने से पहले आप लोग को डेस्क पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेस्क से आपकी जो स्क्रिप्टिंग है वो बहुत मजबूत हो जाती है। देखिए, बड़ी चीज है, आपकी स्क्रिप्टिंग सुंदर होगी, अच्छी होगी तो आपको कई मौके मिलेंगे। सर ऐसे में सवाल ये है कि आपने अगर इंटर्नशिप पूरी कर ली, उसके बाद नंबर आया आपको पेरोल पे आने का, एक जॉब अगर आपके सामने ऑफ़र होती है, वो अगर आपके मन माफिक नहीं है, सपोज़ ये आपको एक प्रोड्यूसर के तौर पर ज्वाइन करने की इच्छा है और आप वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन आपको एक गेस्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पर पहली जॉब मिलती है, तो क्या डिसीज़न लेना सही रहेगा एक मीडिया स्टूडेंट के लिए? देखिए, सब मीडिया के अगर स्टूडेंट के, सिर्फ अगर मीडिया स्टूडेंट के लेवल पे बात करूं तो शुरुआत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप शुरुआत कहां से करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। अगर आप प्रोड्यूसर पे के तौर पर जुड़ना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया, जिस प्रोग्राम, जो चैनल जिस तरीके के प्रोग्राम्स बना रहा है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके के प्रोग्राम्स बना रही है, क्या मैं उस तरीके के प्रोग्राम बनाने में काबिलियत रखता हूं कि नहीं रखता हूं। सिर्फ प्रोड्यूसर बनना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप स्टूडियो प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं तो आपकी महारत है कि नहीं है। ठीक। आप अगर कोई प्रोग्राम में आप बनना चाहेंगे, देखिए हर प्रोग्राम का अपना एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट के तहत आपको काम करना पड़ता है। तो अगर आप गेस्ट कोऑर्डिनेशन में जाना चाहते हैं तो प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। गेस्ट कोऑर्डिनेशन एक अलग प्रोग्राम है, एरिया है जहां पे आप कोऑर्डिनेशन करते हैं, आप चैनल के लिए काम करते हैं, चैनल के लिए गेस्ट का अरेंजमेंट करते हैं और गेस्ट को किसी तरीके की तकलीफ ना हो और गेस्ट टाइम पर पहुंचे। अगर इमीडिएटली कहीं कोई गेस्ट है तो उनके पास उनके लिंक्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन वही अगर प्रोड्यूसर के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ये बड़ा अलग से चीज़ हो जाएगी। तो गेस्ट कोऑर्डिनेशन में जाना चाहते हैं तो वो एक अलग फील्ड हो जाएगी। अगर प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के तौर पे जाना हो जाएगी। तो पर्टिकुलर जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसी के लिए मेहनत करें, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है सर, एक सवाल ये कि जो अलग अलग स्किल्स की अगर हम बात करें, लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसको जितना ज़्यादा सीखा जाए वो कम है। वो चाहे मीडिया का स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग का या दूसरी किसी स्ट्रीम का स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर उसे एक से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो शायद मार्केट में उसके लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे में मीडिया स्टूडेंट हो या दूसरी स्ट्रीम के स्टूडेंट, उनके लिए अगर लैंग्वेज सीखना हो तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा आज के सिनेरियो में? देखिए, भाषा
एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आपको कम्युनिकेट करना है। मैं और आप बात कर रहे हैं अपनी मातृभाषा हिंदी में बात कर रहे हैं, कई पे हम उर्दू में बात करते हैं जिसकी जो मातृभाषा है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल में आ जाते हैं, जब आपको फॉरेन में बात करना पड़ता है, क्योंकि तो आपके लिए एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश और हिंदी पर हम शुरू से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं चैनल्स के थ्रू। जब कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, जब हम कॉलेज में आए या पोस्ट ग्रेजुएशन में आए, लेकिन इसके अलावा हम कुछ और, हमारी कुछ लोगों की मदर टंग हो सकती है मलयालम हो, कुछ की उड़िया हो, कुछ की बंगाली हो, कुछ की मराठी हो, तो ये प्लस पॉइंट है उसके साथ। इंग्लिश, हिंदी प्लस एक एडिशनल लोकल लैंग्वेज आप जानते हैं। इसके साथ अगर कोई आप इंटरनेशनल नोन लैंग्वेज जानते हैं, इंटरनेशनल फ्रेंच है, रशियन है, आप और कोई लैंग्वेज आप जानते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। इससे ये प्लस के तौर पे, तो अगर आप नहीं जानते तो इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला आपका, क्योंकि बेसिक आमचोर भाषा में आपकी इंग्लिश और हिंदी सबसे ज़्यादा चलती है। लेकिन जब आपका काम इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा है, अगर आप किसी भी चैनल में इंटरनेशनल लेवल पे काम करना चाहते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पे काम करते हैं, तो आपकी इंग्लिश काफ़ी बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी पोस्टिंग मान लीजिए रशिया में की जा रही है, रशियन कंट्री आपको सौंपी गई, तो आपको अगर रशियन आती है तो ये प्लस पॉइंट होगा आपकी जॉब के लिए। तो भाषा का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी ज़्यादा चीज़ें आप जानेंगे उतना अच्छा है। पर हिंदी और इंग्लिश अगर आप सुदृढ़ हैं, और क्योंकि मोस्टली जो चैनल्स, अगर मैं मीडिया की बात करूं और अदर फील्ड में भी बात करूं, तो इंग्लिश हिंदी सबसे ज़्यादा चलती है। और जो आजकल जो मीडिया है वो बाइलिंगुअल होता जा रहा है, उसके अपने इंग्लिश चैनल भी और हिंदी भी है, तो आपको दोनों। ठीक है सर, एक कॉलर बंगाल से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी, सवाल बताइए अपना। हाँ जी, हमारा सवाल है, जो हमारा जो लड़का लड़की जो इंग्लिश में ऑनर्स कर रहा है, जो अंडर ग्रेजुएट, तो आगे में जाके कि इंग्लिश में कोई वैराइटीज, कोई आपका करियर मिल सके। इंग्लिश में क्या कर रहा है? ऑनर्स कर रहा है अभी, अंडर ग्रेजुएट। अच्छा, ऑनर्स, ठीक है। इंग्लिश में आगे क्या करियर है सर, उसको लेकर पूछ रहे हैं सर। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वो इंग्लिश ऑनर्स में है, तो उनके लिए कई वैरायटी खुल जाती है। वो लिटरेचर उनके पास है, तो चाहे अगर वो मीडिया में आना चाहते हैं तो वो पत्रकारिता में भी जा सकते हैं, इंग्लिश पत्रकारिता में अच्छे से जा सकते हैं, वो टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, और कई और जो पब्लिकेशंस डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जा सकते हैं। तो उनके पास बहुत वैरायटी है कि जिसमें वो काम कर सकते हैं। तो बेहतर यही रहेगा कि वो और चीज़ों में इम्प्रूव करें। और अभी मैं समझ नहीं पाया कि शायद वो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, तो आप इसके, अच्छा ठीक है, तो आप आगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें, अपनी चीज़ों को और मजबूत करें, अपनी जो लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश ऑनर्स आप कर ही रहे हैं। तो अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो नेट क्वालिफाई करें और एमए करें, एमए के बाद फिर नेट क्वालिफाई करें, फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप शुरुआत कर सकते हैं, फिर पीएचडी तक जा सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो मीडिया में भी कई संभावनाएं हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल है, इंग्लिश पब्लिकेशंस हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें आप जा सकते हैं। सर, ऐसे में बाइलिंगुअल होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी आज के वक्त में है। क्या स्किल बेस्ड और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं या रिपोर्टर हैं और आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है तो शायद आपके लिए चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो इस बात को फोकस करते हुए जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को एडिटिंग भी सिखाते हैं, जबकि माना यह जाता है कि एडिटिंग एक अलग सेगमेंट है, इसको बहुत से लोग पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन क्या आज के वक्त में ये ज़रूरी हो गया है कि आपके पास वो स्किल भी हो? देखिए, आपका सवाल जो है उसी के अंदर आपका आंसर भी है। पहली चीज कि अब जो समय है वो मल्टीटास्कर का है। आपको मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा जब से डिजिटल आया है, जब से सब चीज़ों का डिजिटाइजेशन शुरू हो गया है। आप जैसे हम लोग अभी जुड़े हुए हैं थ्रू डिजिटल, हम अगर ये सुविधा नहीं होती तो स्टूडियो में बैठ के हमको काम करना पड़ता है। उसी तरीके से जैसे डिजिटल आया है तो हर आदमी चाहता है कि हमें व्यक्ति मल्टीटास्कर मिले, हमें रिपोर्टर मिले, ऐसा रिपोर्टर मिले जो बेसिक एडिटिंग कर सके प्रोजेक्ट की, उसके बाद
कर ले। कई बार ऐसा होता है कि कैमरे की नॉलेज भी हो तो वो बाहर जाएं तो अपना सेल्फ रिपोर्टिंग का, आपको पता है कि सेल्फ रिपोर्टिंग एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ। तो सेल्फ रिपोर्टिंग का फायदा यही है कि आप लैंग्वेज भी जानते हैं, आपकी भाषा में भी कमांड है, आप एडिटिंग भी कर लेते हैं, तो बेसिक एडिटिंग करके स्टोरीज को भेज सकते हैं। तो उनको जो चांसेस ज्यादा प्रबल हो जाते हैं जॉब में, जो लोग मल्टीटास्क करें। तो कोशिश करें, जो भी विद्यार्थी मीडिया के लिए काम करना चाहते हैं वो मल्टीटास्कर बनने की कोशिश करें। ठीक है, मुश्किल होता है, बहुत चीजें समझ में नहीं आती है, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको लेना जरूरी है। ठीक है सर, ऐसे में जब हम किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लें, कोई स्टूडेंट एडमिशन ले, और अगर वो 1 ईयर या 2 ईयर का प्रोग्राम है या 3 साल का प्रोग्राम है, किन किन चीज़ों पे फोकस करें? क्योंकि बहुत तेज़ी से ये वक्त गुजर जाता है जब आप एडमिशन लेते हैं और कब आप पास आउट हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। उसके बाद जब पास आउट होने के बाद आप जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तब आपको रिकॉल होता है कि कहाँ कहाँ आपने गलती कर दी कोर्स के दौरान। तो वो कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिस पर फोकस किया जाए शुरुआत से, तो वो तमाम गलतियाँ ना हो पाएँ? बेसिक जो चीज़ है कि जब 3 साल की आप ग्रेजुएशन पे जाते हैं तो देखिए हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सेट ऑफ सिलेबस होता है। ठीक। फोकस ये रहता है कि ये फाउंडेशन कोर्स होता है ग्रेजुएशन, अगर आप, तो वहाँ पर हर क्षेत्र की नॉलेज आप लेते हैं। इसके बाद आप अपना माइंड को मेकअप करते हैं कि भाई मैं फला चीज़ में बहुत बेहतर करता हूँ। तो आप अगर जो स्किल है, आपका स्किल बेस्ड एजुकेशन पे की तरफ बढ़ते हैं तो अपने स्किल को मजबूत करें। ठीक है। आप कैमरे में जाना चाहते हैं तो कैमरे में ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें करें। एडिटिंग में जाना चाहते हैं तो अपनी एडिटिंग मजबूत करें। अगर आप स्क्रिप्टिंग में जाना चाहते हैं तो अपनी स्क्रिप्टिंग को मजबूत करें। देखिए 3 साल आपने सही कहा, बहुत जल्दी गुजर जाता है। अपना एक पहला सेमेस्टर निकला, दूसरा सेमेस्टर निकला। पब्लिक रिलेशन में जाना चाहते हैं तो अपना यार बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। इवेंट्स में जाना चाहते हैं तो अपने इवेंट्स में आपको पता होना चाहिए कि अगर इवेंट में अपना कार्यक्षेत्र बनाना चाहते हैं, इवेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किसी चीज को ऑर्गेनाइज कर देना, आपको पता होना चाहिए कि फला चीज कहाँ मिलती है। मान लीजिए फला चीज कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए आप जाना चाहते हैं तो कॉर्पोरेट गिफ्ट कहाँ सबसे सही मिलते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहाँ है। और आपको पता होना चाहिए कि जो बैग्स हैं, ये बैग्स हैं कहाँ मिलेंगे। आपको फ्लावर मार्केट पता होनी चाहिए कि साहब फ्लावर मार्केट का है। मार्केट 3 साल में एक्सप्लोर आपको करना होता है। आपको पता ही नहीं होता बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि चीजें कहाँ क्या बेहतर मिलती हैं। तो पहले मार्केट को भी सर्च करना पड़ेगा। ये आप ये 3 साल के दौरान करें, चीजों को, नई नई चीजों को पढ़ें। देखिए हर चीज का प्रैक्टिकल करके देखें। अगर इवेंट मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो ऐसी कोई ट्रेनिंग या इंटर्नशिप आप चुने जहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट की नॉलेज हो। पब्लिक रिलेशन में जाना चाहते हो तो पब्लिक रिलेशन के जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आप इंटर्नशिप करें, वहां से आपको नॉलेज हो जाएगी। अगर जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो वहां पे इंटर्नशिप करें। अगर प्रिंट में जाना चाहते हैं तो प्रिंट के लेवल पे जांच करें। अगर जैसे आप एज ए मैनेजर या सेल्स या मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो वहां पे जाके तो आपको नॉलेज हो। ठीक है सर, रश्मि है कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर। रश्मि अपना सवाल बताइए। मेरा सवाल ये है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल, सर ने वो उस चीज़ को लेकर फोकस किया। सर ये सवाल वही कि इंटरव्यू को लेकर तैयारी कैसे करनी चाहिए, जिसका जवाब शायद हम शुरुआत से बातचीत पे दे रहे हैं। लेकिन सर जिस वक्त हम CV देते हैं और उसमें जब हम बातचीत का सिलसिला शुरू होता है, रश्मि आप फ़ोन लाइन पर अगर हैं तो आप ये बताइए कि आपने क्या कोर्स किया हुआ है, आप ग्रेजुएट, क्या क्वालिफिकेशन है, किस क्षेत्र में जॉब ढूंढना चाहते हैं। ठीक रश्मि, ठीक है, फ़ोन लाइन कट गई। लेकिन सर क्या जो आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, या आपका कोर्स क्या है उसके अकॉर्डिंग भी CV डिज़ाइन करवाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है? या आजकल देखा है बहुत से लोग क्या है कि कॉपी पेस्ट पे अपने CV को फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, ये बिना देखे हुए कि जिसका CV जी, आपके अपने जो CV है, बायोडाटा है, उसको तो बड़ा अट्रैक्टिव आपको रखना है, बट CV में क्या लिख रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर आप जैसे आप लिख दें, फॉर एग्जांपल मैंने कई CVs मेरे सामने आते हैं तो मैं उनको रिजेक्ट कर देता हूँ। इसीलिए कर देता हूँ, वो लिख देते हैं ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा उसमें कि भाई आपने रेगुलर कॉलेज किया है, कौन से स्ट्रीम में किया है, या कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। तो आप बाकायदा लिखिए कि आप ग्रेजुएट किस
स्ट्रीम में बीए ऑनर्स है तो लिखिए बीए ऑनर्स फ्रॉम कॉलेज से हैं, किस यूनिवर्सिटी से हैं, कब आपने पास आउट किया। अगर 12th की बात आप करें, आप लोग लिख देते हैं 10th 12th फ्रॉम सीबीएसई, ये नहीं चलता है। आपको 10th लिखना, 10+2 लिखिए, प्लस आप अपने स्कूल का नाम लिखिए, कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड था वो लिखिए उसी लाइन में, और बेहतर रहेगा कि आपने किस परसेंटेज से पास आउट किया है ये भी लिखें, और किस स्ट्रीम में किया है, साइंस साइड से किया है, ह्यूमैनिटी से किया है, कॉमर्स से किया है। इससे क्या होता है कि जब सीवी हमारे सामने आता है तो हमें पता रहता है कि हमारी किस फील्ड से ये ताल्लुक रखते हैं। दूसरा, आजकल सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है और कई नौकरियां आपको सोशल मीडिया पे मिलती हैं। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो लोग भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी चाहते हैं हमको नौकरी मिले, तो सबसे पहले अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं। लिंक्डइन अकाउंट को बनाएं, लिंक्डइन पे हर चीज को एक्टिव करें, वहां पर लोगों के साथ, हर कंपनी के एचआर वहां पर मौजूद है, हर कंपनी के एमडी वहां पे मौजूद है, हर तरीके की जॉब्स वहां पर आती हैं। तो ये आप ये मान लीजिए कि आपको किसी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास अगर लिंक्डइन अकाउंट है, वहां से आपको कई तरीके की जॉब्स मिलती हैं। कई कॉलेज जो हैं वो लिंक्डइन की वर्कशॉप्स तक करा रहे हैं कि लिंक्डइन अकाउंट कैसे बनाए, हाउ टू मेक अ लिंक्डइन अकाउंट, और उसको प्रमोट कैसे करें। तो जितने ज्यादा कनेक्शंस को आप बढ़ाएंगे लिंक्डइन में, जितने ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितने ज्यादा उसमें चीजें जोड़ेंगे, तो लोगों के साथ कनेक्शन जुड़ सकता है। तो आपसे इससे बेहतर क्या चीज है कि एचआर आपके सामने वहीं बैठा है, एचआर वाइस प्रेसिडेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का बैठा है, आप उसको भेजिए वहां पे, उनको कनेक्ट होइए। तो ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अपने बायोडाटा में आपका जो सोशल मीडिया लिंक्डइन अकाउंट का लिंक होना बहुत जरूरी है, और आजकल कोई ये मांगता नहीं। प्लस आजकल वीडियो रिज्यूम का भी कॉन्सेप्ट आ गया है कि अपना वीडियो रिज्यूम बना लेते हैं, और आप चेहरा भी आपका दिख जाता है, और आपके अपने बारे में आप कैमरे पे बोलते हैं तो आपका हाव लग जाता है, लैंग्वेज पता लग जाती है। तो जो इससे पहले जो कॉलर थी उन्होंने जो पूछा था कि इंटरव्यू की तैयारी क्या करें, आप सबसे पहली चीज जो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, अपने में विश्वास रखें, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें, सब्जेक्ट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आप प्रॉपर रिसर्च करके जाएं, और किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में आप कर रहे हैं। घबराए बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी घबराहट आपके साथ नहीं होनी चाहिए। इसके साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए, कि जो प्रश्न वो पूछते हैं उसका आंसर आप दें, और बायोडाटा में निल, नेगेटिव, नो ये शब्द नहीं होने चाहिए। ठीक। और इससे आजकल बहुत ज्यादा ये पुराना एक पैटर्न चला आ रहा है। करंट जो पैटर्न है आजकल, कई ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं आपका बहुत सुंदर सीवी बना देती हैं, उनके कई टेम्पलेट्स हैं, उसमें सुंदर सा सीवी बनाएं। ईमेल आईडी का खास तौर पे ध्यान रखें, कोई भी ईमेल आईडी जो भी बनाए वो प्रोफेशनल ईमेल आईडी बनाए, और प्रोफेशनल अपनी फोटोग्राफ उसमें मस्ट है कि लगाएं। ठीक, बिना फोटोग्राफ के कोई बायोडाटा ना भेजें। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, तमाम वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। तो नाज़रीन, आज के इस शो में, इस प्रोग्राम में मेरे साथ फ़िलहाल इतना ही। तमाम ख़बरों को जानने के लिए, तमाम इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए, सुनने के लिए आप तहज़ीब टीवी के साथ जुड़े रहिए।